अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं अनवार खाबर और मैं हूं आपके साथ नबीहा इजाज खान। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। कल जैसे कि हम बात कर रहे थे, अनवारिन प्रोग्राम 8 मार्च था और बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होता है। ख़वातीन को पूरे साल में एक ही दिन मिलता है अपने हकूक़ के हवाले से बात करने के लिए या अपने आप को सेलिब्रेट करने के लिए या अपने मुल्क को अपनी हर तरह से। लेकिन हमने देखा कि कल का भी जो दिन है ख़वातीन का आलमी दिन, जो कल सेलिब्रेट किया जाना था, ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से बात हुई भी, होनी भी थी, लेकिन पाकिस्तान में गुजरे कई सालों की तरह हमने देखा कि कल का दिन भी मुतनाज़े बनाया गया। औरत मार्च को हमेशा से ही टारगेट किया जाता, लेकिन कल जो वाक़यात हुए वो एक्सट्रीम इंसिडेंट्स थे। दुनिया भर में जहां अनवार ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, उनके राइट्स के हवाले से बात होती है, हमने देखा कि हमारा जो औरत मार्च था वो कल भी मुतनाज़े बन के रह गया। इस्लामाबाद में बड़े अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रिपोर्ट हुए। बिल्कुल, वीडियोस कुछ मंजर आम पर आई और उस पर एक्शन भी लिया गया। जो पुलिस एहलकार उसमें मुलव्विस थे उन्हें हमने देखा कि मुअत्तल भी किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है नबीहा कि जिस दिन औरतों के हुकूक की बात हो रही है, उनके तहफ़्फ़ुज़ की बात हो रही है, उसी दिन हम देख रहे हैं कि उन पर पथराव है या उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है, उनको धक्के दिए जा रहे हैं। तो ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक की बात हो रही है एक जगह, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि ये जो दिन है इसको शायद औरत मार्च में उलझा कर रख दिया गया है। जिस तरह से सही और गलत के नारे लगाए जाते हैं, कुछ घंटों बाद शाम हो जाती है, तो जो ख़वातीन के हुकूक हैं उन पर एक और शाम ढल जाती है, लेकिन इस पर जिस तरह से बात होनी चाहिए, जिस तरह से इंप्लीमेंट होनी चाहिए चीजें, वो फिर नहीं हो पाती। बिल्कुल, और जो तशद्दुद के वाकयात अनवार कल सामने आए हैं, ये काबिल मजम्मत वाकयात हैं। इसकी क्या वजह बनी, इस पर भी बात होना जरूरी है। पुलिस की जानिब से औरत मार्च में जो शिरकत के लिए ख़वातीन पर लाठी चार्ज किया गया, मीडिया पर इससे पहले भी औरत मार्च वालों से लड़ाई हुई, फिर पुलिस की जानिब से अनवारी मौक़िफ़ सामने आया कि ख़वातीन टोलियों की सूरत में ख़वातीन की मार्च में शिरकत की जो बाइस तल्ख़ कलामी हुई, वो वाक़या हुआ। बेशुमार वजूहात है, बेशुमार स्टेटमेंट्स सामने आ रही हैं, इस हवाले से बात भी करेंगे। फिर कल एक और इम्पॉर्टेंट डे था ऑब्वियसली, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रैली थी, उस हवाले से भी बात करेंगे। तो कल का एक दिन बहुत ही हैपनिंग रहा, बहुत क्योस का दिन रहा। हमने देखा गिरफ्तारियां बहुत ज्यादा हुई हैं। लाहौर, जिस तरह से कल ही हम कह रहे थे कि जो ट्रैफिक प्लान भी हम शेयर करें कि कल लाहौर चौक होगा, तो वो हमने देखा कि 144 का नफाज किया गया, एक हफ्ते के लिए नफाज कर दिया गया। और जिम्मेदारों के जो तयन के बाद कार्रवाई जो औरत मार्च के हवाले से है, वो यकीनी तौर पर होनी चाहिए। टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं और फिर मजीद इसको डिस्कस करेंगे। लाहौर में पुलिस एक्शन और पकड़ धकड़, तहरीक इंसाफ की रैली मनसूख। इमरान खान के बाद मरियम नवाज की कोर्ट मार्शल की ख्वाहिश। सब बेहतर होगा, आर्मी चीफ की सरमायाकारों को तसल्ली। ख़वातीन का आलमी दिन फिर मुतनाज़ा, आखिर वजह क्या है? शहरी की डांट काम कर गई, डाकू चुपचाप वापस रवाना। यमन की सड़कें शहद की सड़कें बन गई। ये मुकम्मल स्टोरी भी होगी आज के शो का हिस्सा। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अदलिया से इज़हार यकजहती की खातिर रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने भी शिरकत करनी थी। तो निगरान हुकूमत की जानिब से दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई और ये पाबंदी अब 7 रोज़ तक जारी रहेगी। यूं पुलिस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कारकुनों को गिरफ्तार करने लगी। जमान पाक आने वाले कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। केनाल रोड पर पीटीआई कारकुनों की आगे बढ़ने की कोशिश में पुलिस और पीटीआई कारकुनों में तसादुम हुआ, जिस पर पुलिस की जानिब से ताकत का इस्तेमाल किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल कल हमने देखा कि किया गया। डिटेल में डिबेट भी करेंगे, कोशिश करेंगे अनवार के जो दोनों साइड का जो वर्डिक्ट है, जो मौक़िफ़ है, वो लाजमी सामने आना चाहिए। कनेक्ट करने की हम कोशिश भी कर रहे हैं, पीटीआई के रहनुमाओं को, निगरान हुकूमत के जो वज़रा हैं उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त सिचुएशन क्या है जानेंगे। हमारे जमान पाक में हमारे न्यूज़ रिपोर्टर इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, अहमद हसन ने हमें ज्वाइन किया। अहमद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कल हमने देखा जो यहाँ के कुछ मनाज़िर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वीडियोस देखी, पुलिस की जानिब से जिस तरह से कार्रवाई की गई, गाड़ियों को तोड़ा गया, कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, उन पर भी डंडे बरसाए गए, दफा 144 का नफाज कर दिया गया। अभी जमान पार्क में क्या सूरत हाल है, अभी क्या मनाज़िर है?
जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि कल जो है इमरान खान ने एक रैली निकालनी थी जो ज़मान पार से दाता दरबार की तरफ जानी थी। ताहम हम रैली का जो रूट बताया गया था वो ये कहा गया था कि रैली जो है वो 16 मकामात पर इस्तकबाली कैंप लगाए जाएंगे। उन कैंप्स में जो है कारकुनान आएंगे, उनका इस्तकबाल किया जाएगा। ताहम हम यहाँ पर तकरीबन पिछले 4 माह से कवरेज कर रहे हैं, लेकिन हमने कल ये देखा कि 12 बजे तक जो था कारकुनान यहाँ पर नहीं आ रहे थे। ताहम एकदम जो है वो सूरत हाल बदली और सूरत हाल बदलने के बाद जो है यहाँ पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। जब कार्रवाई शुरू की गई तो सारा दिन ही पुलिस और कारकुनान जो थे वो आमने सामने थे, एक दूसरे के साथ जो है वो लड़ाई झगड़ा रहा। शेलिंग का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने जो है वो ताकत का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जो है काफ़ी गाड़ियों के जो है शीशे तोड़े, कारकुनान को जख्मी किया। यहाँ पर एक PTI कारकुन की जो है वो मौत भी वाक़या हुई। कारकुन का जो नाम था वो बिलाल था और वो यहाँ पर तकरीबन 3 माह से इमरान खान की सिक्योरिटी पर ममूर था और जिले शाह के नाम से जो है वो जाना जाता था। कल सारा दिन जो यहाँ पर फसादात होते रहे, उसके बाद दफा 144 नाफिज कर दी गई है और PTI के जो है वो 39 कारकुनान जो हैं जो गिरफ्तार। अच्छा अहमद, कल रात को भी तलात सामने आती रही इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से, इस वक्त क्या डेवलपमेंट है, क्या सिचुएशन है? अच्छा बिल्कुल, अगर रात के हवाले से बात करें तो रात ये भी यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी किनाल की दोनों जानिब और इसके साथ जो है कंटेनर लगा के रोड को ब्लॉक किया गया था। लेकिन जब हम आज सुबह यहाँ पर पहुँचे हैं तो इस वक्त यहाँ पर पुलिस की कोई भी एहलकार मौजूद नहीं है, ना ही किसी रोड को ब्लॉक किया गया। कारकुनान यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि रात होने वाली हलाकत के बाद जो है फिजा सोगवार है। लेकिन यहाँ पर जो है पुलिस के खिलाफ और निगरान हुकूमत मोहसिन नकवी के खिलाफ जो है कारकुनान है वो सरापा एहतजाज है और शदीद गम गुस्सा देखा जा रहा है। इस वक्त सुबह के मनाजिर हैं, कारकुनान यहाँ पे आ रहे हैं। रात के जिले शाह के वालिद जो थे वो इमरान खान से मुलाकात करने आए थे और मुलाकात करने के बाद जो है इसका मुकदमा भी दर्ज कराने की कोशिश। ठीक है अहमद, जो कल सिचुएशन हमने देखी है ज़मान पार्क के बाहर, जिस तरह से पुलिस कारकुनान आमने सामने आए हैं और जो एक कारकुन अभी कहा जा रहा है कि हलाक हुआ है, उस पर मजीद इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि किस तरह से उसकी हलाकत हुई है। तो अभी कारकुनान सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं, हजारों की तादाद में मौजूद हैं, वो इस इंसिडेंट पे क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि हमें यहाँ पर कवरेज करते हुए तकरीबन 4 महीने से ज़्यादा हो गया है और ये कारकुनान जो थे हमसे भी मुलाकात किया करते थे। कल भी ये कारकुन हमें मिले थे और हमने देखा था। लेकिन इस वक्त जब ये हलाकत का मामला सामने आया, हमारी यहाँ पर PTI के आला क़यादत से भी बात हुई, कारकुनान से भी बात हुई। उनका यही कहना था कि हमारे कारकुन की जो शहादत है वो रायगा नहीं जाएगी, हम इसका मुकदमा दर्ज कराएंगे। राना सनाउल्लाह और खुसूसन मोहसिन नकवी के खिलाफ जो है कारकुनान यहाँ पर शराफा एहतजाज है। उनका यह कहना है कि पुलिस ने जो है कल बर्बरियत की। हमारे कारकुन को जब गिरफ्तार किया गया तो वो बिल्कुल सेहतमंद सही था, लेकिन तमाम जब रात की खबर आई तो बताया गया, पहले पुलिस की जानिब से ये कहा गया कि कारकुन जो है वो रोड एक्सीडेंट में मारा गया है। लेकिन जब फुटेजेस सामने आई तो उसमें देखा जा सकता है कि पुलिस गर्दी का शिकार हुआ है कारकुन। और इस हवाले से जो है ज़मान पार्क में अब कोई हिकमत अमली बनाई जा रही है कि इस कारकुन के हवाले से मुकदमा कहाँ पर दर्ज कराया जाएगा। ठीक है अहमद, ये बताइएगा इमरान खान की जानिब से ऐलान किया गया था कि जो गायबाना नमाज जनाजा है वो अदा की जाएगी। उनके जो मौजूद हैं पेरेंट्स हैं, उनको भी शायद मुलाकात के लिए बुलाया गया है। जी बिल्कुल, गायबाना नमाज जनाजा का इमरान खान ने जो है वो कल ही ट्विटर पैगाम दे दिया था कि तमाम पंजाब के अजला में जो है हमारे कारकुन की नमाज जनाजा गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई जाए। इसके साथ ही कल जिले शाह के जो वालिद थे वो भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद वकला की जो लीगल टीम थी वो उनके वालिद के साथ जो है मुकदमा दर्ज कराने रेस कोर्स थाना गई थी, जहाँ पर मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त दे दी गई है। कारकुन यहाँ पर मौजूद है, उनका यही कहना है कि जिले शाह का जो नमाज जस्ते खाकी है वो ज़मान पार्क भी लाया जाएगा और उनकी नमाज जनाजा भी जो है रात में अदा की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद हसन, अपडेट कर रहे थे ज़मान पार्क से की जो आमद का सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। कल एक अफसोसनाक इंसिडेंट भी पेश आया है और उस पर अभी उसको इन्वेस्टिगेट करने का कह दिया गया है। सीनियर एनालिस्ट एंकर पर्सन अमीर अब्बास ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करेंगे। अमीर भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जमहूरी दौर है, सियासी सरगर्मियों की इजाजत होनी चाहिए। मौजूदा हुकूमत का जो स्टांस हम देख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन में जाते हैं तो जलसे जुलूसों पर पाबंदी होनी चाहिए, रैलियों पर पाबंदी होनी चाहिए। शायद ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि इलेक्शन कैंपेन ही ना किसी को करने दी जा सके। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर बात करें तो वो तो शायद महंगाई की वजह से अवाम में नहीं जाना चाह रहे, लेकिन वो क्या ये चाह रहे हैं कि किसी दूसरी जमात को भी ना जाने दिया जाए? जी बहुत शुक्रिया, वो ये चाह नहीं रहे, करना शुरू कर जी। और अब कह रहे हैं कि ये जरूरी, मुझे तो नहीं लगता कि ये कहीं से का दौर है। हाँ, अगर आप किसी कचरा कुंडी के ऊपर किसी गलाजत गटर के गंदे
उबलते हुए पानी के ऊपर अगर आप लिख कर लगा दें कि ये कोई बहिश्त है या कि कोई बहुत खूबसूरत बाग है, तो उसको कोई तस्लीम तो नहीं करे, उसमें से तो ताफुन उठ रहा हो। तो आप इस मुल्क के अंदर इस वक्त जो निजाम है, इसके बाहर आप जमहूरियत का बोर्ड लिख के लगा देंगे, इसके अंदर जमहूरियत रहती है, तो वो आप और मैं अपने आप को बच्चगाना तसल्ली दे सकते हैं, वरना इस मुल्क में कोई जमहूरियत तो नहीं है। इस मुल्क में तो तातारियों का निजाम नाफिज किया जा चुका है, और गुज़श्ता 11 महीने से आप देखिए कि फाशिज्म की जो इंतहा हो रही है, फंडामेंटल राइट्स को कर्ब किया जा रहा है, पॉलिटिकल राइट्स को कर्ब किया जा रहा है, डेमोक्रेटिक राइट्स को कर्ब किया जा रहा है, ह्यूमन राइट्स को कर्ब किया जा रहा है, इंडिविजुअल राइट्स को कर्ब किया जा रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्ब किया जा रहा है। परसों भी एक चैनल को बंद कर दिया। कल आप देखिए कि पैमरा ने एक इंतहाई शर्मनाक डायरेक्ट इशू, फिर ये कहते हैं इस मुल्क में ये तो आजाद इदारे, कोई आजाद ऐसे होते, इस मुल्क के इदारे तो फालतू बन चुके हुए, जितने भी रेगुलेटरी इदारे इस मुल्क में बने वो तो हुक्मरानों के दुम छल्ले हैं, ये आजाद। लेकिन अमीर, आपको ऐसा लगता है कि हर बार इंतखाबात से पहले इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है? अगर 2013 का तस्करा किया जाए, पीपल्स पार्टी को भी तब थ्रेट्स थे, तो उस तरीके से हमने देखा कि कैंपेन्स नहीं हो पाई। फिर उसके बाद मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ को भी जिन केसेस का सामना रहा वो नहीं बाहर निकल पाए, और अब इमरान खान की जब बारी आई है तो हम देख रहे हैं कि उनको भी लाइफ थ्रेटनिंग जो मामलात है उनका सामना करना पड़े। तो फिर इस तरह जो मतलूबा नताइज हैं, आपको लगता है कैंपेन्स के बगैर वो भी हासिल हो पाएंगे, या ये हर बार इस तरह की हालात बना दिए जाते हैं मुल्क में? नहीं नबिया, देखिए फर्क आपने 2-3 वाक़यात का मुवाज़ना किया है, इसका मुवाज़ना मेरी नजर में नहीं बन सकता। एक है दहशतगर्दी, ठीक, वो और जब पीपल्स पार्टी इलेक्शन में उतरी थी 2008 में, उस वक्त मुल्क में रोज धमाके हुए, ठीक, रोजा 20, 30, 40, 50 लोग मर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा से लेके और पंजाब से लेके आपके सिंध तक, इस्लामाबाद तक रोज इमारतें फट रही थी। वो एक और दौर था। उस वक्त दहशतगर्दी का पूरे मुल्क के ऊपर एक आसेब था, साया था, अच्छाई थी उसकी। आज दहशतगर्दी तो नहीं है, आज तो रियासत दहशतगर्द कर रही, आज दहशतगर्द दहशतगर्दी नहीं कर रहा है, तो आज रियासत निजाम दहशतगर्द बन रहा है। लेकिन अमीर भाई, आप क्या समझते हैं? मरीम नवाज की भी जानिब से यही पॉइंट रेज किया जा रहा है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो फिर सबको ही मिलना चाहिए। हर इलेक्शन में हम देखते हैं कि -1 का फॉर्मूला चलता आ रहा है, किसी ना किसी सूरत में वो हो, लेकिन वो है। तो इसका मतलब है कि फिर ये मरियम नवाज की ख्वाहिश पर दरअसल इमरान खान को या पीटीआई को उनकी ख्वाहिश को बैलेंस करने के लिए फिर बैलेंस किया जा रहा है। इसको कोई अदल कहेगा, इसको फिर कोई इंसाफ कहेगा, इसको कोई जमहूरियत कहेगा कि खातून के चूंकि वालिद को माइनस किया गया था तो उनकी ख्वाहिश है। लेकिन जब भी अदलिया के मामला आते हैं, केसेस का सामना होता है, तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा यही कहती हैं कि इमरान खान लाडला था और लाडला है, तो फिर फर्क आ गया ना स्टेटमेंट्स में। नबिया, इस मुल्क में ये सब लाडले, ठीक है, नवाज लाडली नहीं है जो जिनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। मरियम नवाज के चचा लाडले नहीं है जिन्होंने 5 महीने तक पर्दे। अमीर, इमरान खान साहब भी तो अभी इदारों की जानिब भी देख रहे हैं ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो उनको इन्वॉल्व करते हैं, कोई मदद की उम्मीद उनसे रखते हैं, और किसकी जानिब देख रहे हैं इमरान खान? नहीं, वो अब आप लाडले से उस तरफ चलेगी ना। ये एक अलग इशू है इस मुल्क के अंदर कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ ये सारे अपने ताल्लुकात बना कर रखना चाहते हैं। ये एक और है, ये सारे करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि आपने लाडले का सवाल किया तो ये सब लाडले हैं। इमरान खान भी लाडले, ये भी लाडले। मैं ये नहीं कह सकता कि वो लाडला है और वो लाडला नहीं है। वो कहेंगे कि तुम लाडले हो, दूसरा कहेगा तुम लाडले, सब लाडले। सो इनके मुंह से निकली हुई बात को ये तो कोई हरफ हदीस नहीं हो सकता ना, मेरे लिए नहीं हो सकता। मुझसे तो अगर आप पूछेंगे तो मैं कहूंगा सब लाडले। इमरान खान के ऊपर भी फर्द छुट्टी लग पा रही। इमरान खान की छुट्टी वाले दिन अदालतें खुली है, नवाज शरीफ के लिए भी छुट्टी वाले दिन अदालत। नवाज शरीफ को भी जब तक जमानत नहीं थी उस वक्त अदालत नहीं उठी। ठीक है अमीर भाई, आप ये समझते हैं कि कल जो वाकया हुआ वो तो यकीनी तौर पर अफसोसनाक है, उसको हम भी कंडेम करते हैं कि इस तरह से कारकुनों को जो मारपीट का सिलसिला है वो नहीं होना चाहिए। अगर कोई इलेक्शन कैंपेन है, रैली है, तो उसकी इजाजत मिलनी चाहिए थी, क्योंकि पहले मौजूदा हुकूमत की जानिब से तो ये कहा गया कि ये डर के बैठे हैं, बाहर नहीं निकल रहे, बाहर निकलने लगे तो दफा 144 लगा दी। लेकिन क्या आपको ये लगता है जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अगर हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, परवेज इलाही हैं, फवाद चौधरी हैं, बहुत से रहनुमा हैं, अगर वो खुद फ्रंट फुट पर आए तो शायद इस तरह के वाकयात ना हो?
देखिए, लीडर्स जितने भी होते हैं उनको आना पड़ता है सामने और उनको लीड करना पड़ता है। लेकिन कल मैंने तो हमारे नजर में तो कुछ लोगों को देखा है कि वो इस रैली में मौजूद थे और जितनी भी रैलीज, सिर्फ ये नहीं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज जब कोई मार्च या मूवमेंट शुरू करती है तो उसमें उनकी कोई ना कोई टीयर की लीडरशिप मौजूद होती है। जरूरी नहीं कि टॉप लीडर मौजूद हो, लेकिन लीडर्स मौजूद होते हैं। आप देखिए कि कल ये हमारे यहाँ जो कुछ हुआ, परसों फ्रांस में 14 लाख फ्रांसीसी शहरी, 14 लाख, ठीक, इतनी डेवलप्ड नेशन है वो, उनके पास 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। 14 लाख लोग फ्रांस के 300 मुकामात पर निकले हैं प्रोटेस्ट के लिए अपने सदर की पॉलिसीज के खिलाफ। 14 लाख, यहाँ 14,000 बंदा नहीं निकलता है एहतजाज के लिए। वहां तो किसी भी दफा वहां तो किसी में हिम्मत नहीं हुई, जुर्रत से एहतजाज का। लेकिन अमीर, जो भी कल सिचुएशन हुई, जो भी कल हैपनिंग हुई, जो भी हुकूमत की जानिब से कल रिएक्शन हुआ, जो तशद्दुद किया गया, औरत मार्च भी हो रहा था, हया मार्च भी हो रहा था, PSL भी है, 1 हफ्ते के लिए 114 का नफाज कर दिया गया है। अब सारा जो मुद्दा है, मौजूदा हुकूमत, निगरान हुकूमत, वो ये कह रही है कि चूंकि PSL है, 2 साल पहले भी टारगेट किया गया, खुदकुश बमबार जो था वो यहाँ पर मौजूद था। तो इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए जितनी थ्रेट्स मौजूद थी, कल हया मार्च वालों ने जो थ्रेट दिया हुआ था औरत मार्च को, उससे निपटने के लिए 114 का नफाज किया गया। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जो टारगेट है वो भी सिर्फ PTI को ही किया गया। सबसे पहले मुझे खवातीन के लिए प्रॉपर डाइट, हेल्दी डाइट किसको कहा जाता है? ओके, सो देखिए जी अमीर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सवाल मेरा आप तक पहुंचा है? अमीर अब्बास से एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से कल की सिचुएशन को हम दे रहे हैं कि जो जमहूरी रवायात हैं उनकी पासदारी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेवल प्लेइंग फील्ड की अगर बात की जाती है तो फिर वो तमाम ही पार्टीज़ को मिलना चाहिए। और निगरान सेटअप के हवाले से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और बारहा बात की जाती है कि इस तरह से जो इलेक्शन का रिजल्ट होगा वो भी PTI पहले ही कह चुकी है कि वो रिजल्ट्स को नहीं मानेगी। अमीर ने मैं दोबारा ज्वाइन किया। अमीर, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि अब आप किस तरह से देख रहे हैं इन तमाम चीज़ों का, फिर हल क्या है? हल की तरफ हम बढ़ते दिखाई नहीं दे रहे। इमरान खान चाहते हैं आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात हो, मुलाकात भी नहीं हो पा रही। जो आपस में सियासी जमातें हैं वो नहीं बैठना चाह रही। तो किस तरह से ये मामला हल होगा? इमरान खान हम देख रहे हैं कि एक तरफ चाह रहे हैं कि वो साबिक आर्मी चीफ का कोर्ट मार्शल हो। मरीम नवाज भी यही चाह रही है। मरीम नवाज अब ये चाह रही हैं कि साबिक DG ISI फैज हमीद साहब का कोर्ट मार्शल हो, और खुलकर बात हो रही है, खुलकर इस पर बात की जा रही है। ठीक है, अमीर अब्बास को दोबारा भी हम कनेक्ट करेंगे। पूरी सिचुएशन के ऊपर जो एनालिसिस अमीर दे रहे हैं वो भी काफी बरहम दिखाई दे रहा है, और कल की जो सिचुएशन थी वो थी भी काफी, हालात काफी पेचीदा होते हुए हमने देखे भी। अमीर, सवाल पहुंच के जो अनवार ने आपसे किया, इस बारे में क्या कमेंट करेंगे? जी सवाल दोबारा दोहराएंगे प्लीज। अमीर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जिस तरह से अब बात की जा रही है लेवल प्लेइंग फील्ड की, और साथ ही साथ इमरान खान ये चाह रहे हैं कि साबिक आर्मी चीफ का कोर्ट मार्शल हो, उसी तरह मरीम नवाज की ख्वाहिश सामने आई है कि साबिक DG ISI का कोर्ट मार्शल हो, तो बड़ी खुलकर इस पर बात हो रही है। जी देखिए, ये दोनों अपने अपने चीफ को, अपने अपने जर्नैल को बचाना चाहते हैं, ठीक, और दोनों अपने मुखालिफ जर्नैल को सजा देना चाहते हैं। जी, यानी इमरान खान जनरल फैज का कोर्ट मार्शल नहीं मांगेंगे, वो जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल मांगेंगे, और मरियम बीबी जनरल फैज का कोर्ट मार्शल मांगेगी, जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल नहीं मांगेगी। हालांकि जनरल फैज ने जो कुछ किया होगा, जो समझते हैं फौज के स्ट्रक्चर को, जनरल बकौल मरियम नवाज के, नवाज शरीफ के 2018 के इलेक्शन में या उसके बाद जो कुछ जनरल फैज ने किया होगा, गलत किया होगा, ये मुमकिन ही नहीं है। उसकी राय बराबर राय, ये बाल होता है ना, इस बाल बराबर भी किसी को शक नहीं होना चाहिए कि वो जनरल बाजवा की मर्जी के बगैर हो सकता है। अमीर साहब, जनरल फैज का इस पे स्टेटमेंट भी सामने आई है, और उन्होंने भी जो बात आप कह रहे हैं यही बात बोली है कि जो सारे फैसले होते हैं वो आर्मी चीफ के होते हैं, या फिर जो अदालतों के मामला होते हैं वो अदलिया तय करती है। तो वो उनका भी अब स्टेटमेंट या स्टांस जो है वो क्लियरली दिखाई दे रहा है इस पूरे मामले पर। उनका स्टांस तो देखिए, वो तो कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे कि उन्होंने इस मुल्क में क्या किया होगा। जनरल फैज इस मुल्क में किसमें हौसला होता है कि जो कहे कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है, हाँ मैं हाजिर हूं, वो तो कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। हमने तो ये देखना है कि जो इनसे, देखिए मरियम नवाज का बार बार सिर्फ जनरल फैज का कोर्ट मार्शल मांगना और जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल ना मांगना, ये बजाते खुद इस बात की एक बहुत बड़ी दलील है कि
अप्रैल 2022 में जो रजीम चेंज हुआ उसमें जनरल बाजवा का क्या किरदार था? जी ठीक है, लेकिन अमीर आप क्या समझते हैं पाक फौज के सरबराहान के हवाले से अगर इस तरह से डिस्कस किया जाएगा तो दुनिया को क्या तासुर हम दे रहे हैं? हम हमेशा से बात करते हैं पाक फौज के हवाले से, हमारी सरहदों की मुहाफिज है पाकिस्तान, पाक फौज की वजह से ही मौजूद है, और इस तरह की बातें करके अब क्या हम दुनिया को मैसेज दे रहे हैं? तासुर गया भी है इन माजी में। जी देखिए, पाक फौज एक इदारा है और पाक फौज में कुछ लोग, क्योंकि ये फौज की पॉलिसी तो नहीं है ना, कहीं किसी जगह पे कोई रेड बुक, ब्लू बुक, ग्रीन बुक कहीं लिखा तो नहीं हुआ कि फौज सियासत में मदाखलत किया करेगी, फौज वज़ीर आज़म को फांसी देगी, पर्चे करवाएगी, फौज लोगों को उठाएगी, फौज जो है वो हुकूमतें गिराएगी, बनाएगी, ये कहीं लिखा तो नहीं हुआ फौज के किसी किताब के अंदर। इसका मतलब फौज तो ऐसा नहीं करती है। ये जो लोग फौज के ऊपर हमलावर हो रहे हैं वो गलत है। ये फौज में कुछ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं जो माजी में ये सब कुछ करते हैं। ठीक है अमीर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करेंगे। फयाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कल हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अदलिया से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकालनी थी, जिस पर पुलिस की जानिब से दफ़ा 144 का नफाज किया गया, धावा बोला गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर। एक जो आपका कारकुन है उसकी हलाकत की इतलात भी सामने आ रही है, उसको इन्वेस्टिगेट भी किया जाएगा। कल इस तमाम तर जो सिनेरियो था, ये क्योस जो मच गया पूरे लाहौर में, जिस तरह से कारकुनों को हैंडल किया गया, आपको लगता है कि एक और सानिया मॉडल टाउन हो सकता था? कल जो निगरान सेटअप है उस पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। पहली बात तो ये है कि अदलिया के साथ इज़हार यकजहती नहीं, ये इंतखाबी मुहिम के सिलसिले पहली इंतखाबी कि जो इलेक्शन कमीशन की शेड्यूल अनाउंस होने के बाद कर रहे थे, और जो रवायात इलेक्शन कमीशन के उसके मुताबिक दे देता है तो दफा लगा सकता है, क्योंकि आजादी हासिल है हर किसी करने की, प्रोसेशन करने की, रैलियां करने की, जलसे करने की, जुलूस निगरान अपनी औकात से बढ़कर और औकात से बाहर उन्होंने जो हरकत की है अपने शह के ऊपर, ये इम्पोर्टेड हुक्मरान, ये नून लीग, सुल्तान मजबूर शबाब और मोहसिन नकवी, इन्होंने पालक सजाई है, चेहरे पर रुसवाई सजाई है। ठीक है फयाज साहब, आपसे एक बार दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आपकी आवाज़ का कुछ इशू आ रहा है, आपसे दोबारा कनेक्ट करते हैं। अमीर, आपसे ये जानना चाहेंगे, कल अब जो सारी सिचुएशन क्रिएट हुई, रात को भी हमने देखा कि ये इत्तलात मौसूल हो रही थी कि ज़मान पाक में क्रैकडाउन किया जा सकता है और इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। आप किस तरह से देख रहे हैं, क्यों इस तरह की सिचुएशन रोज क्रिएट की जा रही है? अवाम की वो एक गुजरगाह भी है, अवाम को डिस्टर्ब किया जा रहा है, मुल्क में क्योस है, इकॉनमी हमारी पहले ही क्राइसिस में मौजूद है। जब इस तरह से बेयकीनी की सूरत हाल होगी सियासतदानों के दरमियान में, तो मुल्क किस तरह से ठीक होगा? हुकूमत भी बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करी है इसमें। देखिए, कल स्पीकर कौमी असम्बली ने एक अच्छी पेशकश की है और मेरा ख्याल है कि इनको बार बार मौका मिल रहा है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी समाअत के दौरान कहा था तमाम सियासी जमातों को, और उनके वकला वहां मौजूद थे, फारूक केशनाई को कहा, मंसूर आवान जो नून लीग की तरफ से वकील थे, अटॉर्नी जनरल थे, चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपको एक मौका दे रहे हैं, आप जाएं अपने अपने सियासी कायदीन से बात करें और उनसे एक मुत्तफिका तारीख लेकर आए इलेक्शन की। लेकिन इन्होंने, और अदालत उठ गई कुछ देर के लिए, वक्फा आया, अदालत वापस आई चंद के बाद, लेकिन ये कोई मुत्तफिका तारीख नहीं लेकर आए, बल्कि हुकूमती जमातों ने कहा कि तारीख देना आपका काम है, हम क्यों दें? ठीक, तो बस ऐसे तो ऐसी सही। अच्छा, उसके बाद कल स्पीकर कौमी असम्बली ने पेशकश की है कि अगर ये सियासी जमातें चाहें तो मैं बतौर स्पीकर इनको एक मुत्तफिका तारीख पर सालसी की पेशकश करता हूँ। भाई, अब तो आप पार्लियामान शाम जब दिलाते हैं कौम को, अब तो पार्लियामान कह रही है ना कि आओ मौका दे रहे एक तारीख पे बैठे, तो अब हुकूमत को चाहिए ना कि वो एक कदम पीछे। देखिए, ऑपोजिशन वाला आदमी क्या कर सकता है? ठीक है, हुकूमत को चाहिए कि वो एक कदम पीछे ले। बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास, सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। फयाजुल हसन चौहान साहब ने एक मरतबा फिर से हमें ज्वाइन की है। फयाज साहब, मैं चाहूंगी कि आप जो अपनी गुफ्तगू कर रहे थे, अपना कमेंट मुकम्मल कीजिएगा।
को ये बता रहा था कि बुनियादी तौर पे इलेक्शन कमीशन कानूनी तौर पे पाबंद है कि जब वो शेड्यूल दे देती है उसके बाद दफा 144 नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि शेड्यूल आने के बाद हर पॉलिटिकल पार्टी में खाबी जलसे, खाबी रैलियां, कैंपेन, जुलूस सब कुछ करना होता है। लेकिन सिर्फ इमरान खान के खौफ से, PTI के खौफ से कल इन्होंने जो यहाँ पर जनाब जुल्म और बर्बरियत का मैदान सजाया, ये बुनियादी तौर पर मैनिफेस्टेशन है कि ये लोग नहीं चाहते कि इलेक्शन हो, ये नहीं चाहते कि जनाब पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत फले फूले। और कल इन्होंने अली बिलाल का जो शहादत हुई, उसको मर्डर किया। इंशाअल्लाह 30 अप्रैल को अगर इलेक्शन होगा तो अली बिलाल का खून सर चढ़ कर बोलेगा। और इस पंजाब और खुसूसन लाहौर के अंदर इस बेगम सफदर और नून लीग की जमानतें जब्त होंगी। इनकी सोच से बाहर है कि इन्होंने अपने पांव पे कितना बड़ा कुल्हाड़ा मार लिया है। चौहान साहब, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन तारीख दे चुका है, उसके बाद निगरान हुकूमत की जानिब से हमने कल देखा 144 नफाज की गई, 1 हफ्ते के लिए कर दी गई। राना सनाउल्लाह से पहले स्टेटमेंट दे चुके हैं कि जो इंतखाबी मुहिम है वो नहीं होनी चाहिए, सड़कों पर नहीं निकलना चाहिए, जो लोग बंद कमरों से खिताब करते हैं वो भी नहीं होना चाहिए। फिर खान साहब की गिरफ्तारी एक मुअम्मा बना हुआ है, एक जानिब स्टेटमेंट करते हैं राना सनाउल्लाह साहब, लेकिन दूसरी जानिब हिम्मत भी नहीं हो रही कि खान साहब की गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। तो मामला क्या रुख इख्तियार कर रहे हैं? राना सनाउल्लाह ठीक कहता है कि कुछ भी नहीं चाहिए, ना इंतखाबी जलसे, ना रैलियां हो, ना इलेक्शन हो, ना वोटिंग हो, ना वोटिंग हो। घर बैठे जनाब इनको इम्पोर्टेड जनाब हुकूमत बना दी जाए और बैरूनी ताकतों की शय पे इनको जनाब हुक्मरानियां दे दी जाए, इनके खानदानों को आवाम के सरों पे मुसल्लत कर दिया जाए। ये 10 महीनों के अंदर 11% महंगाई से 40% महंगाई आवाम के ऊपर लाद दे। ये 16 अरब डॉलर से जना 2.5 अरब डॉलर वादा के फायद ले आए। ये GDP ग्रोथ रेट 10 महीनों में माइनस में ले जाए। ये एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट जनाब 10 महीनों में माइनस में ले जाए। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी 10 महीनों में माइनस में ले जाए। इन्हें कोई पूछने वाला ना हो, दुनिया हो या गलियां में मिर्जा यार नचे हो और यहाँ पर जनाब राना सनाउल्लाह की बदमाशियां हो, आले शरीफ की गद्दोगारतगरी हो, सारे मॉडल टाउन हो, कल की तरह किसानियां हो, लोग शहीद हो, इनको कोई पूछने वाला ना हो। बस जी फयाज साहब, लेकिन जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि और हम बारहा देख रहे हैं, इमरान खान गुफ्तगू कर चुके हैं, उनकी जान को खतरा है, सिक्योरिटी रिस्क है, बहुत ज्यादा थ्रेट्स मौजूद हैं, लेकिन जो क्रिटिसाइज उन्हें किया जा रहा है जिस चीज पर दूसरी जमातों की जानिब से, वो ये कि अदालतों में तो पेश नहीं होना चाहते लेकिन सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं, जलसे जुलूस के लिए, रैलियों के लिए रेडी हैं, वो भी एक सिक्योरिटी थ्रेट है उनके लिए, लेकिन अदालत में पेश नहीं होना चाहते, गिरफ्तारी नहीं देना चाहते, इस चीज का डर है। इस पे तसल्ली से सुन ले, मैं पिछले 3 दिन से ये टॉक शोज के अंदर बात बता रहा हूँ जी। दिल्ली के अंदर उन्होंने गाड़ी में बैठ के घर से निकलना था, गाड़ी में बैठ के पूरे माल रोड से गुजरना था, गाड़ी में बैठ के अब सिविल सेक्रेटरिएट के सामने से गुजरना था, गाड़ी में बैठ के दाता दरबार पहुंचना था और गाड़ी में बैठ के तकरीर करनी थी और फिर गाड़ी में बैठ के वापस आ जाना था। लेकिन जब आप पेशी पे जा रहे हैं, वहां पे डॉक्टर्स ने कहा है कि 3 हफ्ते आप रेस्ट कर लें, 3 हफ्ते बाद आप जाएंगे, आपकी हड्डी अंदर से भी हील अप होगी। लेकिन आप अगर जाते हैं तो डॉक्टर का कहना यह है कि तो कोई कंपेल जो आपने हाई कोर्ट पहुंचना है, कोर्ट पहुंचना है, गाड़ी से उतरना है, उतरने से लेके 2 पेशियां जमा है, लाहौर हाई कोर्ट की भी और जुडिशियल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद की भी, कि उसमें जो हजारों लोग और धक्कम पेल और सारी सिक्योरिटी इशू, अगर उस पर कोई हड्डी डैमेज हो गई तो वो पूरी जिंदगी के लिए जनाब एक मर्ज बन जाएगा। डॉक्टर्स का ये कहना है। लेकिन साहब इसका अल्टीमेट इसका हल किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से खान साहब को लाइफ थ्रेटनिंग इशू है, तो वो कब तक फिर आपको समझते हैं कि बनी गाला में या जबान पाक में बैठकर कब तक कौम से खिताब करते रहेंगे? एट द एंड तो उनको अवाम में जाना पड़ेगा। साहब हमने कहा है कि सिर्फ 3 हफ्ते डॉक्टर्स की एडवाइस के मुताबिक आप जनाब वीडियो लिंक के ऊपर ले लें। हम भी तो देखते रहे ना इनको, पिछले 6 सालों में आसिफ जरदारी की सर में दर्द हो गया, इस्तिस्ना मिल गया, बिला वजह भुट्टो की जनाब सर में दर्द हुआ, इस्तिस्ना मिल गया, शहबाज शरीफ की कमर में दर्द हो गया, इस्तिस्ना मिल गया, आपके जनाब हमजा शहबाज की जनाब किसी और दर्द हुआ तो उनको मुस्तस्ना मिल गया। ये हम चीजें देखते रहे ना पिछले 6-7 सालों में। तो जनाब 3 हफ्ते के लिए अगर आपने वीडियो लिंक के ऊपर ले लिया तो कौन सा अजाब आ जाएगा, कौन सा आसमान गिर जाएगा जी। पिछले 10 महीनों से 74 केसों में पेशियां भुगत रहे हैं ना खान साहब, आगे भी भुगत लेंगे। ठीक है फयाज साहब, 7 दिनों के लिए 144 का नफाज किया गया है। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या प्लान है? अदालत में पिटीशन दायर करेंगे इस हवाले से भी, जिस तरह से आप ही कमेंट कर रहे हैं कि जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से अनाउंस कर दिया जाए तो फिर तो जलसे जुलूस और रैलियों का सीजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, दफा 144 का नफाज नहीं हो सकता। हिकमत अमली क्या होगी? 7 दिन का इंतजार किया जाएगा, अदालत जाएंगे, 7 दिन बाद के लिए क्या प्लानिंग है?
मजबूर शहबाज शरीफ, बेगम सफदर और वजीर ला कानूनियत राना सलाउल्लाह, इसका बस चले तो ये 7 दिन में ये ताहयात जिला दफा 144 में आए, क्योंकि इनको पता है कि सियासत के पुलों के नीचे से पानी इतना बह गया है कि अब लाहौर के जो इनका गढ़ हुआ करता था, लोग इनको थूकने को तैयार नहीं है। इन्हें पता है कि इनको लोगों ने वोट नहीं, छितर और लितर मारने हैं। इन्हें पता है इनकी जमानतें जब्त होनी है। ये इनकी ख्वाहिश तो ये है कि पक्का 6, 7, 8 साल के लिए दफा 144 लगे, इस पाकिस्तान में इलेक्शन ही ना हो। ये इमरान खान को गिरफ्तार करके बच जेल में लेके जाने की जो प्लानिंग है। ठीक है फैज साहब, एक शॉर्ट कमेंट बस कर दीजिएगा। इमरान खान की जानिब से कहा जा रहा है कि साबिक आर्मी चीफ का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, और मरीम नवाज ये कह रही हैं कि जो साबिक DGISI हैं उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। तो किस किस्म की ख्वाहिशात हैं ये दोनों जानिब से? देखिए, कोर्ट मार्शल अदारा करता है, सिविल हकूक़ नहीं करता जी। कोर्ट मार्शल अदारा करता है। जी बिल्कुल, ठीक है। ओके, लेकिन ख्वाहिशात सियासतदानों की हैं ये। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। सवाल करना शायद उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि इमरान खान की जानिब से भी वही ख्वाहिश की जा रही है जो कल मरीम नवाज ने की है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, इस पर मजीद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और पाकिस्तानी मईशत के हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान एक माह कबल जो शुरू होने वाले मुज़ाकरात थे, अनवार, वो अब स्टाफ लेवल मुआहिदा जो है जल्द होने की एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं, जिसके बाद IMF की जानिब से पाकिस्तान के लिए $1 अरब कर्जे की जो किस्त है वो जारी हो सकेगी। लेकिन नबीहा, हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि वहां पर तो शर्तें लग रही हैं कि पहले IMF से किस्त मिलेगी या खान साहब की टांग ठीक होगी। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तानी जो हालात हैं वो मईशत पहले ठीक होती है या जो सियासतदानों के मामलात हैं वो आपस में ठीक होते हैं। माहिर मईशत डॉक्टर फारूक सलीम ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वजारत खजाना के हुक्काम ये तस्दीक करते दिखाई दे रहे हैं कि इस महीने में जो डील है वो लॉक हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी। आपको लगता है यह तस्दीक ठीक है? बहुत ज्यादा डिले हो गया इसमें? देखिए, जो नेक्स्ट लेवल है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट सामने आता है, उसके बाद एक लेटर ऑफ इंटेंट है और उसके बाद फिर एक बोर्ड की मीटिंग है। जो एक्चुअल माल मिलता है बोर्ड की मीटिंग के बाद मिलता है। जो डिस्पर्समेंट होती है जो हमारे खजाने में $1 बिलियन की जो बात की जा रही है वो बोर्ड की मीटिंग के बाद आता है। अभी जो बोर्ड की मीटिंग है वो मैंने उनका स्केड्यूल देखा है, कोई मार्च के महीने में मुझे कोई स्केड्यूल्ड मीटिंग नजर नहीं आई। शायद हो सकता है कि वो पाकिस्तान के लिए एक स्पेशल मीटिंग बुला लें और उसके बाद जो है वो हमें $1 बिलियन मिल जाए। लेकिन ये मामला ये है कि जो की इश्यूज हैं पाकिस्तान के अंदर, माशी की है, जिसमें अवाम जो है वो महंगाई बर्दाश्त कर रही है और हुकूमत के पास खजाना खाली। लेकिन आप देखिए कि इस्लामाबाद के अंदर जो फैसला साज शख्सियात हैं उनका सारा फोकस ये है कि अदलिया ने क्या फैसला करना है, किसको आपने जेल के अंदर लेके जाना है, किसको जेल से बाहर निकलना है। अशराफिया के दरमियान जंग चल रही है, उसमें रियली अवाम के जो बड़े मसाइल हैं वो मुझे नहीं लगता कि उनको फोकस। अच्छा, ऐसे में जो बड़ी कारोबारी शख्सियात हैं उनकी हुकूमत को और आर्मी चीफ का भी ये एतमाद देना कि जो मुश्किल वक्त था अब वो ख़त्म हो चुका है, उससे निकल आया है, डिफ़ॉल्ट का ख़तरा भी ख़त्म हो चुका है। तो जो एक थ्रेट था जो मुआशी बहरान का, इस दौरान ये कितनी अच्छी खबर है, इस अच्छी उम्मीद का दिलाना? देखिए, ये आधा सच मैं समझता हूँ कि अगर तो पाकिस्तान IMF का हिस्सा बन जाता है तो जो डिफ़ॉल्ट की हम बात करते हैं वो यकीनी तौर पर टल गया है। ठीक है, लेकिन कितने अरसे के लिए टला है सर, ये भी बताइएगा। जी वही यही बताने चला जी। नाउ एंड जून पाकिस्तान जो बैंकिंग अदायगियां हैं $7 अरब की, और आप स्टेट बैंक पे जाएं उनका खजाना के तकरीबन $3.8 अरब। तो अभी तो अदायगियां हमारे पास पूरी में IMF का हिस्सा बनना $1 जो है वो हमें
तवक्को की जाती है कि जो है वो आएगा, की जा रही है कि 950 किस्त है वो बैंक से आए। तवक्को ये की जा रही है कि जो चीज है जो है वो जी सब पूरी जाएंगी। हमारा क्लियर। ठीक है डॉक्टर साहब, दोस्त ममालिक की जानिब से भी हम देख रहे हैं कि वादे किए जा रहे हैं कि वो ज़राअत में, कानकुनी में, IT के शोबा जात में, दीगर जो शोबा जात हैं उनमें सरमायाकारी करेंगे। आपको क्या लगता है इससे सूरत हाल कितनी बेहतर हो सकती है? पाकिस्तान को इस मामले में भी थोड़ी सी तेजी दिखानी चाहिए। देखिए ये खबरें जो हैं ये वन साइडेड आ रही हैं, यानी सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से जारी की जा रही है जी। यही खबरें जो हैं ये दोस्त ममालिक ज़राए से सामने नहीं आ रही। और दूसरा ये ध्यान में रखिए कि ये जितनी भी सरमायाकारी की प्रपोजल है ये जिनको हम कहते हैं मीडियम टू लॉन्ग, यानी इनको कई साल लग सकते हैं पाकिस्तान एक्चुअली छोड़ने में। तो ये हम इनके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते कि हमारी जो बैरूनी अदायगियां हैं वो से वापस हो। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह काफ़ी तवील अरसे से इंतजार किया जा रहा था, उम्मीद थी, सऊदी अरब और UAE से सरमायाकारी की तवक्को का इजहार किया जा रहा था, उम्मीद तो है अभी भी, तो क्या सिर्फ IMF मुआहिदे का ही इंतजार किया जा रहा है? चाइना से तो एड या मदद ऑलरेडी मिल चुकी है पाकिस्तान को। देखिए एक चीज मैं समझता हूँ कि हमारी भारत में या शायद हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसने मिस कर दी, और वो ये हुआ कि अगस्त 2021 में जो आखिरी सिपाही था अमेरिकन आखिरी मेजर जनरल साहब थे एक अफगानिस्तान में, वो चले गए हैं अफगानिस्तान। अब इस खित्ते के ऊपर दुनिया भर का, खासतौर पे अमेरिका का कोई इतना खास इंटरेस्ट रहा नहीं है। हम पिछले 50 सालों से इस खित्ते को इस्तेमाल करते रहे हैं, इस खित्ते की इम्पोर्टेंस को इस्तेमाल करते रहे हैं, और दुनिया भर से जो कर्जाजात हैं, दुनिया भर के जो ग्रांट्स हैं वो हमें मिलती रही हैं। लेकिन हमको अब इस पे फोकस करना होगा कि पिछले साल 2 साल से कर्जाजात में बड़ी एक संगीन किस्म का समझिए कि कमी आई। लगभग आधे कर्जाजात अब हमें मिल रहे हैं जो हमें मिला करते थे। तो हमें फोकस करना चाहिए कि हमने अपना बजटरी खसारा खुद से किस तरह कम करना है। हमें करना होगा कि हमें अपना तजारती खसारा जो है उसको किस तरह कम करना है और उसको किस तरह एक्सपोर्ट्स के बराबर लाना है, उसको बढ़ाना है। तो ये उम्मीद रखे हुए कि दुनिया भर जो है वो अपनी खसारा। ठीक है डॉक्टर साहब, हमने देखा एहसन इकबाल की स्टेटमेंट है, वजीर खजाना इसहाक डार भी इस मामले पर बात कर चुके हैं, दीगर जो सियासतदान है वो भी ये कह रहे हैं कि एक आलमी साजिश पाकिस्तान के खिलाफ की गई है। पाकिस्तान तो G20 ममालिक की फहरिस्त में शामिल होने जा रहा था, एक साजिश के जरिए पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसको 47वें नंबर पर पहुंचा दिया गया है। तरक्की तो पाकिस्तान कर रहा था। देखिए साजिशी थ्योरी जो है वो सियासी बयान जरूर बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन हकीकत ये है कि हमारी कनपट्टी पे कोई भी बंदूक रख के हमें जबरदस्ती IMF के पास नहीं लेके जाता। हम IMF के पास मजबूरन जाते हैं क्योंकि हमारी माशी पॉलिसी के नतीजे में जो गलत माशी पॉलिसी के नतीजे में डॉलर्स का फुकदान हो जाता है, संकीन किस्म की किस्त शुरू हो जाती है और फिर हम IMF के पास भागते हैं। तो गलती कोई बैरूनी ताकत नहीं करती है, गलतियां हमारी अपनी। देखिए हमें कोई बैरूनी ताकत आके मजबूर नहीं करती है कि जून महीने में जब हमारे वजीर खजाना साहब असेंबली के फ्लोर पे खड़े होते हैं और खुद से ऐलान करते हैं कि इस साल हमारी आमदन जो है वो 7,000 अरब की होगी, हुकूमती अखराजात जो है। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी जो करंट सिचुएशन में हम देखें, अगर हम माजी की गवर्नमेंट की बात करें या अभी भी जो करंट गवर्नमेंट है उसमें शाहिद खान अब्बासी जैसे लोग हैं, मिफ्ता इस्माइल जैसे सरमायाकार मौजूद हैं, इनके जो अपने बिजनेसेस हैं, रजाक दाऊद थे, शौकत तरीन थे, इनके अपने बिजनेस हैं, सरमायाकारी बहुत अच्छे तरीके से अपने बिजनेस में करते हैं, उनको अच्छे तरीके से चलाते हैं। गवर्नमेंट चलाने आते हैं तो नहीं चला पाते। आप एडवाइजर रह चुके हैं, आपने क्या देखा है, फिर मसला आखिर कहां पर है? ये सवाल ठीक किया आपने कि मसला आखिर कहां पर है। जी सबसे बड़ा मसला जो है वो रेडी सियासी है, वो माशी नहीं है। ठीक, हम सियासी बुनियादों के ऊपर जो फैसले किए जाते हैं उन सियासी बुनियादों पे किए जाने वाले फैसलों का नुकसान बहुत बड़ा होता है। ठीक,
ये तो फिर बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है अनवर डॉक्टर साहब, इशारा कि मसला मुआशी नहीं है, मसला सियासी है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे सियासतदान है वो कब अपनी तरजीहात को फिर दुरुस्त करेंगे। जो क्योस इस वक्त बना हुआ है मुल्क में, जिसकी वजह से हमारा मुल्क मुसलसल बहरान का शिकार है। बहुत शुक्रिया। ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं और हेडलाइंस ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन न्यू पाकिस्तान। और जनाब कल 8 मार्च का दिन था। औरत मार्च के हवाले से, ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से बहुत बात की जा रही थी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर। दिन भर अनवार हमने देखा मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया, फिर रैलीज भी निकाली गई और फिर जो है क्योस की सिचुएशन क्रिएट हुई। हमने देखा इस्लामाबाद में बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन पैदा हुई, वहाँ पर जिस तरह से तशद्दुद किया गया और जो एक बदमज़गी के जो वाक़यात सामने आए वो काबिल मज़म्मत वाक़यात हैं। लेकिन इसके अलावा हमने मुल्क के बहुत सारी जगहों पर, शहरों में, लाहौर में भी हमने ऐसी भी तकरीबात देखी जो बड़ी पुरअमन तरीके से हुई और जो मैसेज था औरत मार्च का वो कन्वे भी हुआ। वुमेन एम्पावरमेंट पर बात की गई है, किस तरह से जो ख़वातीन हैं, जो वर्किंग वुमेन हैं, उनके इर्द गिर्द जो माहौल है किस तरह से उसको बेहतर किया जाए। जो हाउस वाइफ्स हैं वो माशरे में किस तरह से कलीदी किरदार अदा करें, क्योंकि कल भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया। हम हाउस वाइफ्स को भूल जाते हैं जो कि साल के 365 दिन काम करती हैं। तो कल काफ़ी सेमिनार्स भी मुनक्किद हुए हैं, उस हवाले से भी हमने कुछ रिपोर्ट स्टडी की हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज़ अनवार आ रही है और अहम दौरे के हवाले से ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने गवादर का दौरा किया है। बड़ा ये अहम दौरा है। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल, फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और CPAC की सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी गई है। आर्मी चीफ ने तमाम रैंक्स की काविशों को सराहते हुए बलोचिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए काम करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। अहम दौरा है। ऑब्वियसली आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर दौरा गवादर पर है और आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफ भी किया गया है। ISPR के मुताबिक फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और CPAC की सिक्योरिटी पर भी ब्रीफिंग दी गई है और आर्मी चीफ ने बलोचिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर गवादर में इस वक्त मौजूद हैं। फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और CPAC की सिक्योरिटी पर उन्हें ब्रीफिंग दी गई, जहां आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया है। आर्मी चीफ ने बलोचिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। न्यू की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं। आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई है। फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों के हवाले से भी बात की गई है। आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर यहाँ पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने बलोचिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए काम करने की जरूरत पर भी जोर दिया है। जी तो अनवार, जैसे हम ब्रेकिंग से पहले जिक्र कर रहे थे औरत मार्च के हवाले से, तो फलक चौहान भी पहुंची हैं एक सेमिनार में, वहां पर उन्होंने एक रिपोर्ट रेडी की है वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, वो देखते हैं। एक तकरीब में मौजूद है जहां पे विमेन सक्सेस को सेलिब्रेट किया जा रहा है। अंदर चलते हैं, कुछ ह्यूमन एक्टिविस्ट से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, कुछ फैशन डिजाइनर से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनसे ये जरूर पूछेंगे कि खवातीन की फलाह बहबूद के लिए और उनकी विमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या इकदाम उठाने की जरूरत है। तो आइए चलते हैं और आपको कुछ झलकियां दिखाते हैं। मेरे साथ मौजूद है ज़रमीना खान, जो कि इन्फ्लुएंसर हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं और भी बहुत कुछ हैं। उनकी ज़ुबानी जानते हैं। सबसे पहले ख़वातीन को अपने आप को पहचानने की बहुत ज़रूरत है। आप क्या चाहती हैं, आपके पास क्या टैलेंट है। मैं ये नहीं मान सकती कि अल्लाह मियां ने कोई ऐसा इंसान बनाया जिसमें कोई टैलेंट नहीं है, जिसके अंदर कोई यूनिक बात नहीं है। हर इंसान यूनिक है, हर किसी के पास टैलेंट है। सो आई बिलीव दैट फॉर वुमेन एम्पावरमेंट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ वुमन टू डिफाइन हर सेल्फ, not let other people define you। कोई ये डिफाइन नहीं करेगा कि आप जो हैं बस वो इसलिए हैं और आप यही कर सकती हैं। आप अपने आप को पहचानें, आप अपने आप को पहचानें, आप गाइडेंस लें।
हमने कैसे कंट्रीब्यूट करना है सोसाइटी में। देखिए, एज अ डिज़ाइनर, एज अ जर्नलिस्ट, एज एन एडिटर एंड एन एक्टिविस्ट फॉर ह्यूमन एंड एनिमल राइट्स, आई फील कि मुझे लगता है कि हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि जिधर से हम ना सिर्फ अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं, बट मीडिया की बहुत हेल्प रहती है कि वो बहुत अच्छे मैसेजेस हमारे लोगों तक पहुंचाते हैं, अवेयरनेस भी फैलाते हैं। सो इट्स अ बिग हेल्प। ऑनेस्टली आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट उस हवाले से कि हाँ ठीक है कि कोई उस तरह से हम बहुत ज़्यादा अपने राइट्स के लिए लड़ें, बट येस देयर हैज़ टू बी अ डे जो कि अल्लाह का शुक्र है इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि अब औरतों को अपने दिन के लिए और अपने राइट्स के लिए एक अवेयरनेस है, और अब एक दिन है मुकर्रर किया गया है, और वो ना सिर्फ दुनिया भर में बल्कि पाकिस्तान में भी मनाया जाता है। ख़वातीन की बात हो रही है तो मैंने सोचा क्यों ना हम ख़वातीन के लिए डाइट के हवाले से भी बात कर ले और उनसे ये ज़रूर जाने कि ख़वातीन के लिए प्रॉपर डाइट लेना और हेल्दी डाइट लेना कितना ज़रूरी है। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सादिया, उनसे बात करेंगे कि किस तरह की डाइट जो है। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और अब कुछ बात करेंगे कल होने वाले वाक़यात से मुताल्लिक, जब लाहौर में हमने देखा दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, और अभी जो मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन के कत्ल के हवाले से, तो इस वक्त हमें शो में ज्वाइन किया वज़ीर इत्तलात और नशियात हुकूमत पंजाब हैं आमिर मीर साहब। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कल के वाक़े से मुताल्लिक, उस पर डिटेल डिस्कशन तो करेंगे, लेकिन अभी जो एक हलाकत हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन की, उस पर क्या कमेंट करेंगे? उस हवाले से कहां तक इन्वेस्टिगेशंस अभी तक पहुंची हैं? क्योंकि यही कहा जा रहा है पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया है जिसके बाद उनकी हलाकत हुई। ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक वीडियो फुटेज दिखा रहे हैं, ये कारकुन तहरीक इंसाफ का ही था जो जेल बुरुज तहरीक के दौरान अरेस्ट हुआ था, उसकी फुटेज ये दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसे गिरफ्तार करके ले गए और हिरासत में इसको मारा गया। ऐसी कोई बात नहीं है जी। इस बंदे को, इस डेड बॉडी को एक गाड़ी, जो कि हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरा से पता चला है, एक गाड़ी इसकी डेड बॉडी ड्रॉप करके निकल गई है। ठीक है, उस गाड़ी को अब पेश किया जा रहा है सेफ सिटी कैमरा के लिए, और अगर इसकी डेथ जो है किसी हंगामे के दौरान, किसी लाठीचार्ज या किसी पत्थर लगने से होती, तो वहां पे मौजूद इसके साथी, जाहिर है क्लैश चल रहा था ना, जी क्लैशेज हो रहे थे आमने सामने जी, तो ये बॉडी लेके हॉस्पिटल जाते या उसको उठा के किसी गाड़ी में पहुंचाते, ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। ये बॉडी जो है प्रोटेस्ट तक होने के 30 घंटे बाद हॉस्पिटल पहुंचाई गई है। इसका पोस्टमार्टम रात हो चुका है, लेकिन अभी पूरे जो लाहौर के सेफ सिटी कैमराज हैं उनसे ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। तो सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कब तक आएगी? मजीद इन्वेस्टिगेशन, तो इसका मतलब है कि ये पूरा एक मामला क्रिएट किया जा रहा है। आमिर साहब, आप सुन पा रहे हैं? क्या क्रिएट किया जा रहा है? जी, आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो कब तक आएगी? पाकिस्तान पीटीआई की जानिब से एक नैरेटिव बिल्ड किया गया है सोशल मीडिया पर, आप शायद वो पोस्ट देख रहे हो, जिस पर ब्लेम किया जा रहा है कि कल जो वाकया हुआ। सारी बात आपको बता दी है जी, और ये बात अभी जो पोस्टमार्टम की आप कर रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आनी है, कैमराज जो है उनकी रिपोर्ट अभी आनी है। जिस गाड़ी का आप बता रहे हैं उसको ट्रेस कर लिया गया, जो लोग उस गाड़ी में मौजूद थे उनकी शनाख्त क्या भी हो गई? पीटीआई इस हवाले से तो ये कह रही है कि अभी पर्चा भी दर्ज नहीं किया जा रहा। तो आप सुन नहीं पा रहे, मैंने आपको 2 मरतबा है जी, सेफ सिटी कैमराज जो हैं लाहौर पूरे के, उनसे वीडियोस को देखा जा रहा है, उसकी रिपोर्ट अभी आनी है। पोस्टमार्टम हो चुका है रात, ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, पीटीआई की जानिब से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये भी सामने आया है, जैसे कि अनवार ने सवाल किया कि पर्चा नहीं काटने दिया जा रहा, अब तो ये एक नैरेटिव भी बिल्ड किया जा रहा है, क्या इस पर आप कमेंट करेंगे? पीटीआई के नैरेटिव पे जो है आप मतलब मैं क्या कमेंट करूंगा, फिर कहेंगे कि ये पॉलिटिकल बातें। ठीक है सर, फिर आप इस पर कमेंट कर दें कि जो कल पूरी सरगर्मियां हुई उस पर बहुत वावेला मचा हुआ है। पीटीआई की जानिब से बात ये की जा रही है कि औरत मार्च भी था, कल हया मार्च भी था, और सुपर लीग भी चल रहा है, बिल्कुल, और रैली भी निकाली गई, लेकिन टारगेट सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किया गया, ये वर्डिक्ट सामने आ रहा है। टारगेट तहरीक इंसाफ को कैसे किया गया?
सर कल जिस तरह से शेलिंग की गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, खवातीन, उनके लोग, उनकी खवातीन ये सब डंडे लेके निकले हुए थे जी। और वीडियो फुटेजेस मौजूद हैं, इन्होंने किस तरह पुलिस की गाड़ियों पे हमला किया है। पुलिस की गाड़ियां रिवर्स में निकलने की कोशिश कर रही हैं, ये ऊपर पहुंच के डंडों से पुलिस वालों को मार रहे हैं जी, और उनकी गाड़ियां तोड़े। अगर आपके पास फुटेज नहीं है मैं आपको भिजवा देता हूं। जब जी बिल्कुल बिल्कुल, हम तो वो फुटेजेस अभी स्क्रीन पर चला भी रहे हैं आमिर साहब, वो फुटेजेस हम चला रहे हैं। बात सुनने पहले जी जी, मैं आपको बता रहा हूं कि जब 144 इन्फोर्स हो गई जी, तो उसके बाद आप कहते हैं कि ये 144 गलत है, तो उसकी रेमेडी है कि आप अदालत में जाएंगे जी। आपने कोर्ट में जाके, जैसे आप ऑर्डर्स लेते हैं किसी भी एक्शन के खिलाफ, तो आप जब जाके कोर्ट से ऑर्डर ले लेते हैं कि ये 140 जी आप और 70 लेके पुलिस पे चढ़ जाएं, ठीक है, तो रेट होती है। निगरान हुकूमत जो है, मतलब ठीक है निगरान है, लेकिन क्या माजूर हो जाए तो गूंगी बन जाए। हुकूमत है ना, तो जंगल तो नहीं है, जंगल का कानून तो नहीं लाना रियासत पाकिस्तान में। ठीक है मीर साहब, लेकिन जिस तरह से एक हफ्ते के लिए दफा 144 का नफाज किया गया है, अभी भी जमान पार्क के बाहर सैकड़ों कारकुनान मौजूद हैं, डेली बेसिस पर हम वहां से गुजरते हैं, वहां पर ट्रैफिक ब्लॉक होती है, उसके लिए भी फिर कुछ करेंगे? भाई लाहौर में एक हफ्ता 144 रहनी है। अब आप जो मुतालबा कर रहे हैं कि ट्रैफिक ब्लॉक रहती है, तो मतलब जो ठीक है आमिर साहब, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या लाहा अमल होगा? पाबंदी अब 7 दिन के लिए लगाई गई है, 144 का नफाज है, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी रैली का दोबारा आगाज करती है या बाहर सड़कों पर आते हैं, तो फिर क्या स्ट्रैटेजी या लाहा अमल होगी? क्या फिर 144 का जो नफाज अभी किया गया एक हफ्ते के लिए, उसको मजीद एक्सटेंड किया जाएगा? कॉल ड्रॉप हो चुकी है। आमिर मीर से एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। उनका यही कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस मामले पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जिस तरह से कल एक कारकुन की हलाकत हुई है, उस पर भी फैक्ट्स अभी सामने अनवार आएंगे, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल हो चुकी है और फुटेजेस भी सामने आ चुकी है, तस्वीर भी सामने आ चुकी हैं, तो आई थिंक ये मामला मजीद खुलेगा और मजीद खराब भी हो सकता है। बहरहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे थे वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, कल जो औरत मार्च सेलिब्रेट किया गया है, खवातीन का आलमी दिन मनाया गया है, और उस पर हमारे जो हैं असदुर रहमान हमारे टीम मेंबर बाहर अक्सर जाते हैं, कवरेज करते हैं, बिल्कुल की है, क्योंकि खवातीन की खूबसूरती पर भी कल बात की गई है, तमाम इश्यूज पर बात की गई है। तो मैं फलक की रिपोर्ट एक्सपेक्ट कर रही थी अगेन इस पर, लेकिन असद इसलिए थोड़ा सा हैरान हूं, असद वहां पर गए हैं, उनके मेकअप पर बात हो रही है, एस्थेटिक्स पर बात हो रही है। रिपोर्ट देखते हैं। खवातीन के आलमी दिन पर तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा सेनेटर डॉक्टर जरका सोहरवर्दी तैमूर भी मुतहर्रिक। खवातीन के आलमी दिन के हवाले से खसूसी तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में खवातीन के लिए मेकअप और जिल्द के इलाज से मुताल्लिक मौज़ूआत भी मुतारफ करवाए। तकरीब में शरीक राबी पीरजादा ने कहा, डॉक्टर जरका का सियासत और अमली जिंदगी के साथ साथ घरेलू जिंदगी में भी अहम किरदार है। डॉक्टर जरका जैसी खातून मैंने कभी नहीं देखी, जिस तरह उनके अंदर पेशेंस है, जिस तरह वो स्माइल करती है, और जो थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ रहा स्किन केयर का, दैट वाज आल्सो गुड। तो आज जो इन्होंने बोटॉक्स और स्किन केयर की पार्टी रखी है, दैट इज़ रियली अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट आई सपोज, और मुझे ऐसा लगता है कि लेडीज शुड हैव सच लाइक गेट टुगेदर्स। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ेब बंगश है और हम यहाँ पे आज डॉक्टर जरका के वुमेंस डे इवेंट पे आए हुए हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बिकॉज डॉक्टर जरका जो खुद हैं वो हम सब के लिए बहुत बड़ी एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि वो पाकिस्तान में उन ख़वातीन में से हैं जो कि कितने कई मुख्तलिफ फ़राइज़ जो हैं वो अदा किए जा रही हैं। एक तो उन्होंने एक बहुत बड़ी, एक तो डॉक्टर हैं, फिर एक बिज़नेस ओनर हैं सक्सेसफुल, साथ में वो अपने मुल्क की खिदमत भी करना चाह रही हैं, पॉलिटिक्स में भी उनका हाथ है, और ऑफ कोर्स एक बहुत ही लविंग वाइफ, मदर और फ्रेंड भी हैं। फेस लिफ्ट्स, थ्रेड लिफ्ट्स, ऑल मिनिमली इन्वेसिव, दैट्स माय सिग्नेचर। तो आई थॉट आई शुड ब्रिंग माई फ्रेंड्स ओवर, और विमेंस डे के हवाले से, ख़वातीन को एम्पावर करने के हवाले से, और कायदे आज़म का कोटेशन लेके कि जब तक मर्द और औरतें शाना बशाना काम नहीं करेंगे, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता।
जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम एरम और मैं डॉक्टर ज़रका की जनरल मैनेजर हूँ एंड वी आर ऑल गैदर्ड हियर इन गुलबर्ग क्लिनिक टुडे। आज हमारा स्किन केयर के हवाले से एक इवेंट है एंड लॉट्स ऑफ पीपल आर हियर एंड वी आर एंजॉयिंग अ लॉट। और बेसिकली ये हमारा एक तरह का विमेन डे के लिए भी है बिकॉज यू नो एवरी विमेन कम्स फॉर अ पर्पस, इसलिए हर इंसान जो है, हर औरत आदमी या हर कोई एक पर्पस के लिए आया है, सो वी शुड फुलफिल दैट पर्पस। With dedication, a vision and hard work, we can achieve anything. और ये डॉक्टर ज़रका जो हैं ये आपके सामने मिसाल है इस बात की। इन्होंने ज़िंदगी में इतना कुछ किया है, डाइवर्स काम करती हैं, कभी डॉक्टर हैं, एक तरफ सेनेटर हैं माशाल्लाह, एंड एवरीथिंग शी इज़ डूइंग सो वेल। सो कांग्रेचुलेशंस डॉक्टर ज़रका। वजूदे जन से है कायनात में रंग, औरत हर रिश्ते में काबिल एहतराम और जज्बा और हिम्मत की दास्तान है। यही वजह है कि सियासत का मैदान हो, अमली जिंदगी का इम्तिहान, तिब, तदरीस और साइंस समेत हर शोबे में खवातीन ने अपनी अहमियत का लोहा मनवाया है। कैमरामैन शकील के साथ असदुर रहमान जिया, नियो पाकिस्तान। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की जिस तरह से औरतों की ब्यूटी पर काफ़ी बात की गई है और कल हमने देखा है कि जब औरत मार्च वहां पर हो रहा था तो वहां पर भी इस तरह के कुछ स्लोगन्स मौजूद थे। बिल्कुल, अनवार प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और ज़रा कराची की सूरत हाल का जिक्र करते हैं। वैसे तो कराची में लोगों को लूटना और इस तरह के चोरी डकैती के जो वाक़यात है, राजधानी के वाक़यात बहुत ज़्यादा आम है, बहुत रिपोर्ट होते हैं और मामूल है वहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर जो सैकड़ों वारदातें होती हैं, कुछ रिपोर्ट होती हैं, कुछ मंजर आम पर नहीं होती हैं, कुछ की फुटेज भी सामने आती हैं। मगर कभी आपने ये पहला शायद अनोखा वाकया होगा, अनोखा इंसिडेंट होगा कि डाकुओं को डांट पड़ी है और बड़ी सख्त किस्म की डांट पड़ी है कि उसको वापस जाना पड़ा है। उसने वो डकैती की जो वारदात है वो कैंसिल कर दी है। तो आई थिंक हैट्स ऑफ उस आदमी पर भी जिसने डांटा है, क्योंकि इन लोगों के पास देखिए असला मौजूद होता है और ये या फिर नकली गन तो ना कहीं ले आए उड़ाने के लिए, कुछ भी हो सकता है। हाँ, अंदर की स्टोरी क्या है वो शायद पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि लूटे बगैर अगर डाकू वापस चले गए हैं और जिस शख्स की जानिब से ये किया गया है उसने ये क्या पता खुदा खौफी आ गई हो, कोई ऐसी बात मेरा ख्याल है राब्ता करना जरूरी है कि क्या ऐसी बात की है। कराची वाले शायद ये जानना चाहेंगे कि क्या ऐसा इन्होंने कहा है कि डाकू बिना कुछ लिए ही वापस चले गए हैं। अच्छा, वैसे वाकई इस शख्स को कनेक्ट करना चाहिए। ये अपनी आप में ही एक अनोखी वारदात भी है या इंसिडेंट भी है, क्योंकि यूजली अनवार हम ऑन लाइटर साइड ये वाली खबर शेयर कर रहे हैं, बट कराची में बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए हैं कि जब रेजिस्ट करने की भी कोशिश की गई या डाकू चोरों से भी, इवन के पुलिस का भी ये वर्डिक्ट, ये मौकफ सामने आ गया कि आप असलहे से या जिस चोर डकैत है उसके साथ आप रेजिस्ट मत करें। और इसके ऊपर भी काफी वावेला मचा था एक टाइम पे। बिल्कुल, और आपको अगर याद होगा कि ये पूरा आप ये देखिए ना भैया इस वीडियो में कि जब वो डाकू चले भी गए हैं फिर भी वो बंदा उन्हें बोल रहा है, अपने गुस्से का इजहार कर रहा है कि तुम लोगों की जरूरत कैसे हुई। कोई पता नहीं कि उसके पास भी असलहा हो, पता नहीं क्या जादूगरी थी उनके पास, जो मेरा ख्याल है हम सभी जानना चाहेंगे कि ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए। बताया तो यही जाता है बड़ों की जानिब से भी कि जब भी अगर कोई आए आपके पास तो आप उसको दे दें, अपनी जान से ज्यादा। वीडियो की ऑडियो भी होनी चाहिए थी क्योंकि सोशल मीडिया पर ये खासी वायरल हो रही है। अच्छा, कराची वाले बड़े खुश हुए। दुआ तो हमारी यही है कि कराची में इस तरह के इंसिडेंट ना हो, चोरी डकैती, आम आदमी परेशान है, कराची वाले बड़े से परेशान हैं, पुलिस को बर वक्त एक्शन लेना चाहिए। लेकिन ये इंसिडेंट जनाब वायरल हो चुका है। ये अब सिर्फ कराची की स्टोरी नहीं है, ये लाहौर की भी स्टोरी है। जिस तरह क्रिकेटर मोहम्मद हफीज के घर में चोरी हुई, गैर मुल्की करेंसी बहुत बड़ी तादाद में वहां से लूट ली गई। तो ये वाकयात जो है अब पाकिस्तान के हर शहर में हो रही है, जिनको बहुत ज्यादा सेफ कहा जाता है, जहां पर सेफ सिटी कैमरास मौजूद हैं, पुलिस की इतनी फोर्सेस मौजूद हैं, डॉल्फिन फोर्स मौजूद है। तो ये वाकयात अब पाकिस्तान के हर शहर में। बहरहाल प्रोग्राम में नाज़रीन बढ़ते हैं अब एक छोटी सी ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद बात होगी PSL के कुछ मैचेस के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक और अब बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के कल होने वाले सबसे बड़े, सबसे सनसनीखेज मैच की, जहां पर तारीख का सबसे बड़ा और T20 क्रिकेट का तीसरा बड़ा जो टारगेट था उसको हासिल किया गया है। बिल्कुल, और ये पहली बार हुआ है पाकिस्तान सुपर लीग में जब 240
का जो टारगेट दिया गया था उसको पूरा किया गया, और वो भी 10 गेंदे पहले जिस तरह से जेसन रॉय ने कल बैटिंग की है वो यकीनी तौर पर शानदार बैटिंग थी। उन्होंने 63 गेंदों पर 20 चौके लगाए हैं, 5 छक्के लगाए हैं और 145 रन सिर्फ उन्होंने ही बनाए हैं। सबसे अमेजिंग बात तो ये है जिस पर मुझे भी हैरत हुई और तमाम लोगों को जो क्रिकेट लवर्स हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कमबैक किया और चेस किया इसको, और कल का मैच जीते। पेशावर ज़ल्मी ने जितना बड़ा स्कोर का रन्स का जो अंबार लगा दिया था, और अब तक की कोयटा ग्लैडिएटर्स की भी सबसे शानदार परफॉर्मेंस रही। मुश्किल लग रहा था मैच इनिशियली, लेकिन जनाब हैट्स ऑफ टू। इसी पर बात करते हैं, हाफिज मोहम्मद इमरान स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है। इमरान, कल का मैच, आपके चेहरे पर मैं मुस्कुराहट देख रही हूँ, उम्मीद थी शानदार कल के मैच की, जनाब कमाल हो गया। देखिए 240 जब हुए हैं तो अगर आप बाहर बैठकर देखते हैं तो ये लगता नहीं है कि 240 के ऊपर 240 इतनी आसानी से हो जाएंगे, इतनी जल्दी हो जाएंगे। जैसा भी आप जिक्र कर रहे थे, मेरा ख्याल क्या है 19वें ओवर में स्कोर पूरा हो गया, और मैच तो 15वें-16वें ओवर से ही खासा सीधा नजर आ रहा था और उससे पहले भी, लेकिन 240 पर 240 होना यकीनी तौर पर ये एक बड़ी चीज है। और अगर एक ही दिन में 480 से ज्यादा रन स्कोर हो जाएं, अभी कुछ बॉल्स बाकी पड़े हों, तो फिर लगभग आप ये कह सकते हैं कि 500 से 500 रन एक ही दिन में एक T20 मैच में स्कोर हो गए। तो इसका पूरे का पूरा क्रेडिट जाता है जेसन रॉय को, विल स्मिथ, हफीज को, जिन्होंने बहुत शानदार बैटिंग का मुजाहिरा किया। और तो इमरान, स्कोर टेबल पर अभी पोजीशन क्या है, थोड़ा सा हमारे साथ शेयर कीजिएगा देखने वालों के साथ। कोयटा का अभी क्या चांसेस है कमबैक करने के? देखिए मुश्किल है, उसकी वजह यह है कि कोयटा का एक मैच है और बाकी जो टीमें हैं जिनके साथ उनका मुकाबला है ऊपर जाने के लिए प्लेऑफ में, उनके 2-2 मैचेस हैं। ये निस्बतन मुश्किल है। अगर मगर वाली सिचुएशन है इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि कोयटा के पास मैच एक है ना, और बाकी टीमों के पास 2-2 मैचेस हैं अभी। मतलब पेशावर ज़ल्मी के पास भी हैं और उनके पास भी हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास भी 2-2 मैचेस हैं। तो ये थोड़ा मुश्किल है। अगर दिल के बहलाने के लिए कुछ ख्याल ऐसा कर लिया जाए तो ये जरा भला मालूम होता है, लेकिन जरा मुश्किल है कोयटा के लिए। लेकिन ये जरूर हुआ है कि कल के मैच से जिस तरह से उनकी खराब कारकर्दगी रही है पूरे इवेंट में, कम से कम जब वो आखिर की तरफ, इख्तिताम की तरफ टूर्नामेंट के जा रहे हैं, तो उन्हें मतलब जो उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था, 1-2 मैचेस अगर वो अच्छे, आखिरी मैच भी अगर अपना अच्छा खेल जाते हैं, जीत भी जाते हैं, तो कम से कम इतने बुरे एतमाद के साथ उनका टूर्नामेंट खत्म नहीं होगा। कम से कम कुछ अच्छी और खुशगवार यादें वो जरूर सरप्राइज उन्होंने जरूर दिया है सभी को। तो आपको क्या लग रहा है, बाबर 11 जब मैदान में उतरी है, बाबर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, साइम अयूब ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, कंसिस्टेंसी नजर आ रही है दोनों की बैटिंग में। इस वक्त 240 रन स्कोर किए, बाबर ने भी कल सेंचुरी मुकम्मल की, और जो उनको बात की जाती है कि जरा स्लो खेलते हैं, कल उन्होंने दिखाया कि मैं भी तेज खेल सकता हूं। तो कहां फिर पेशावर से गलती हुई? शुरू से हम बात तो कर रहे थे कि जो पेशावर की बॉलिंग है वो स्ट्रांग नहीं है, काफी वीक है, तो कल उसका खुमियाजा फिर भुगत दिया पेशावर ने। देखिए बिल्कुल ठीक है कि बाबर ने बड़े शानदार खेल का मुजाहरा किया, साइम अयूब बहुत अच्छा खेल रहे हैं। बाबर स्ट्राइक रेट पर तनकीद होती है, मेरा ख्याल नहीं वो ये साबित करने की ज़रूरत है कि वो तेज़ खेल सकते हैं। वो दुनिया के बेस्ट प्लेयर हैं और दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों पर भी तनकीद होती है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि उनकी सलाहियत पर आप शुबा कर सकते हैं। ये बात जरूर है कि स्ट्राइक रेट के हवाले से बातचीत होती है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के मौजूदा खिलाड़ियों। इमरान, आपसे क्रिकेट के ऊपर मजीद भी एनालिसिस लेंगे, खासकर जो आज मैचेस होने हैं लाहौर और इस्लामाबाद आमने सामने होंगे, उसके ऊपर भी फैक्ट्स जानेंगे। लेकिन इस वक्त अपने नाज़रीन को बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार इस वक्त वहाँ पर सेमिनार से खिताब कर रहे हैं। Where Pakistan stood in 2018 and what has been done to our economy since then. 2016-17 Pakistan economy was ranked 24th in the world. PricewaterhouseCoopers projected that Pakistan would join G20 by 2030. It pains me to share that we are ranked 47th global economy in the year 2022. It is something for all of us as Pakistani to reflect, ponder, deliberate, analyze, see the souling, and find out where we went wrong as a country. You may recall the JETRO, the world famous organization,
before 2018 had rated Pakistan as the second choicest place for foreign direct investment. Today, foreign investment in the country stands at a historic low due to the poor governance and economic mismanagement of the last few years. Ladies and gentlemen, in 2018, Pakistan Stock Exchange market capitalization was over $100 billion, which almost matches your national external debt. With our poor performance of the last few years, the country's stock market capitalization has dropped to $26 billion. The loss of over $74 billion in the last few years. It was the same stock exchange which was ranked the best in South Asia and the 5th in the world. Today, we have been downgraded from emerging to frontier market already. It's something to worry about. From 2013 to 2018, the 5 budgets it presented, the per capita income of the country increased by $379 to $1,768 per capita from $1,389. Sadly, in the next 4 years, the increase in the per capita income was only $30. Sadly, in the next 4 years, the increase in the per capita income was only $30. Ladies and gentlemen, over the 70-year period since its inception, the country public debt stock was $25 trillion. In the last 4 years, the debt stock has increased, almost doubled to $49 trillion. Again, another serious issue that we should be pondering as to debt sustainability of Pakistan. If you take the debt to public debt and liabilities, it was 30 trillion, just under 30 trillion in 2018. It has risen to 55 trillion. वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार सेमिनार से खिताब कर रहे थे और एक बार फिर से बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के होने वाले कल सनसनीखेज़ मैच के हवाले से। हाफिज़ मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़, कंटिन्यू कीजिएगा जिस तरह से हम बात कर रहे थे कल के मैच की, जेसन रॉय की जो परफॉर्मेंस रही, मोहम्मद हफीज़ की जो परफॉर्मेंस रही। जी आप सुन रहे हैं? जी बिल्कुल। जी। अच्छा देखिए, जिस तरह से बैटिंग परफॉर्मेंसेस रही हैं कल, बैटिंग परफॉर्मेंसेस कल रही हैं, उन्होंने बहुत शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया और उनके ऊपर जो सवालात होते हैं इस एतबार से कि वो स्ट्राइक रेट के ये साथ ही चलेंगे, लेकिन उनकी सलाहियत के ऊपर आप कोई शक व शुबा नहीं कर सकते। वो तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा खेलते हैं। साइम अयूब एक खुशगवार झोंका है, खुशगवार इजाफा है पाकिस्तान के क्रिकेट में। अगर वो बिलखुसूस मारधाड़ वाली क्रिकेट के ऊपर नहीं जाते, बेसिक्स की अपनी रहते हुए खेलते हैं, तो वो एक अच्छा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए एक बहुत उनसे हमें पाकिस्तान के क्रिकेट को फायदा हो सकता है। जेसन रॉय की इनिंग्स की अगर आप बात करते हैं तो देखें जिस शानदार अंदाज के साथ मैं जी इमरान आप सुन पा रहे हैं? जी कंटिन्यू कीजिएगा। जी मैं बिल्कुल, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल अब आ रही है, बोलिएगा। मैं जेसन रॉय की आप फिटनेस देखें कि आखिर तक उन्होंने बिल्कुल आखिर में भी एक जगह पर एक की बजाय 2 रन लिए, तो वो उन्होंने रिलैक्स नहीं हुए पूरी की पूरी इनिंग्स में, और उन्होंने किसी भी जगह पर ये नहीं समझा कि उन्होंने अपने 10-15 बॉलों पर बहुत रन्स बना लिए हैं, तो अब उन्होंने जो इम्पैक्ट क्रिएट करना था वो कर दिया। वो आउट हुए और आए कोई अपना नया आने वाला अपना इमरान ये जो परफॉर्मेंस है इसका बड़ा इंतजार किया जा रहा था कि कोयटा ग्लैडिएटर्स जो स्टार्टिंग के मैचेस थे उसमें परफॉर्म कर पाती। आपको क्या वैसे तो अगर देखा जाए कल का मैच पेशावर की जानिब से भी बहुत अच्छा था, कोयटा की जानिब से भी बड़ी शानदार एफर्ट की गई, तो दोनों टीम्स का पलड़ा भारी ही था, ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन कोयटा पहले परफॉर्म क्यों नहीं कर पाई? अब आपको लगता है कि शायद प्रेशर कम हो गया इसलिए वो अच्छा उन्होंने तगड़ा पर कल खेल का मुजाहिरा किया, या पेशावर कल उस तरह से नवाने का कि बॉलिंग नहीं कर पाई? देखिए, पेशावर के पास एक रास्ता जरूर था कि जिसको वो बेहतर तरीके से प्लान करके मैच में अपनी फायदा हासिल किया, बैटिंग में वो उसका फायदा उठा सकते थे, जो उन्होंने बर्तरी साबित की उसको बढ़ा सकते थे आगे।
चूंकि उनको नजर आ गया था कि पिच किस तरह का है, बिल्कुल फ्लैट पिच है, बैटिंग के लिए बल्लेबाजों की जन्नत है, उस जगह पर उन्हें अपना प्लान बी फास्ट बॉलर्स को लेके आना चाहिए था ताकि वो बेहतर अंदाज में बॉलिंग करते और क्वेटा को रोकते, जो कि वो नाकाम रहे हैं। उनके सारे के सारे बॉलर्स को आप देख लें तो उन्होंने स्लॉट में बॉलिंग की, उस जगह पर गेंदबाजी करते रहे जहां पर बैट्समैन को खेलने में ज्यादा दिक्कत पेश नहीं आती या उनके पसंदीदा जगह है रन्स बनाने के लिए, उन्होंने उस जगह पर बॉलिंग की। उन्होंने स्लोअर वन का गैर जरूरी तरीके से इस्तेमाल किया, यॉर्कर्स कम किए, उनकी गेंदबाजी में पेस की कमी नजर आती है। इवन मुजीब को भी आप देखें कि जो कि अफगानिस्तान के स्पिनर हैं, वो भी कल ऑफ कलर थे, वो कुछ ज्यादा बेहतर टच में नहीं थे। कल के दिन में वो उनका बॉल गिर नहीं रहा था, वो ऑफ लाइन भी थे। तो जो दबाव डाला ना शुरू के ओवर्स में जैसन रॉय ने, उसके बाद वो हिले नहीं है और बॉलर्स बिल्कुल उनके पास कोई जवाब नहीं था, ना वो काउंटर अटैक कर सके, ना वो उनको रोकने में कामयाब हो सके। कुछ टैक्टिकली भी आप देखें कि उन्होंने जो फील्ड प्लेसिंग लिया, कुछ रोकने की कोशिश की, लेकिन आप दिफाई हिकमत अमली के साथ किसी चार्ज करते हुए बल्लेबाज को रोक नहीं पाते हैं। आपको अच्छी गेंदबाजी करना पड़ती है। उनको आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर करने की भी कोशिश की गई, लेकिन आप 6 के 6 बॉल उस जगह पर नहीं कर सकते हैं। जैसन रॉय जब सामने खेल रहे हों और इस किस्म की फॉर्म में हों, इसी तरह की कारकर्दगी का मुजाहिरा उन्होंने गुज़िश्ता बरस में एक मैच में लाहौर कलंदर्स के खिलाफ भी किया था। और कलंदर्स की बॉलिंग तो बहुत शानदार है। जब वो ऐसी बॉलिंग के खिलाफ इतनी पिटाई कर सकते हैं, तो फिर ये जो पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग है, इसमें तो आपको पेस की बहुत ज्यादा कमी नजर आती है। इसमें वेरिएशन नहीं है बहुत ज्यादा, जो कि जिसका खुमियाजा उनको भुगतना पड़ा। और पहले मैच से ये बात हो रही है कि पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग में कुछ कमजोरियां जरूर हैं। ठीक है इमरान, अभी इवेंट में लाहौर कलंदर्स का मुकाबला होने जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड से। अभी किस तरह से देख रहे हैं जो मैचेस अब शुरू हो रहे हैं, आपको क्या लग रहा है फाइनल के लिए कौन से ऐसे 2 तगड़े उम्मीदवार आप तैयार होते देख रहे हैं? देखिए, बहुत फनी सी गेम है क्रिकेट। आप देखते हैं कि जब मुल्तान सुल्तान्स मुल्तान में खेल रहे थे तो उस वक्त उनके बारे में बात कुछ और होती थी, लेकिन जैसे ही वो अपने होम वेन्यू से, होम ग्राउंड से निकले हैं, तो आज देखेंगे वो भी 8 पॉइंट्स के साथ हैं। तो वो भी अगर अगले दोनों मैचेस हार जाते हैं तो कौन जानता है कि इस टूर्नामेंट का, इस इवेंट का जो प्ले ऑफ है वो किस तरह से बदल सकता है। तो मुल्तान सुल्तान्स एक अच्छी टीम है, लेकिन वो बहुत ज्यादा इन्हिसार करते हुए दिखाई देते हैं मिडिल ओवर्स में एहसानुल्लाह के ऊपर। एहसानुल्लाह के अलावा उनकी बॉलिंग उतनी ज्यादा आप कहें कि जिसको बहुत ज्यादा मैनेज करना वो नहीं है, मतलब, लेकिन वो बहुत इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, बहुत फर्क डालते हैं एहसानुल्लाह। जहां तक ताल्लुक लाहौर कलंदर्स का है, 1-2 मैचेस जो उन्होंने जीते हैं उसमें बुरी क्रिकेट के साथ साथ कुछ उनकी अपनी भी गलतियां वहां पर नजर आती हैं। बिलखुसूस जो गुज़िश्ता मैच उन्होंने खेला जिसमें ज़ाल्मी ने उनको बहुत रन्स किए, ज़ाल्मी को ये एतमाद जरूर मिल सकता है कि उन्होंने ऊपर तले 2 मैचेस में बहुत बड़े रन्स किए हैं और एक मरतबा उन्होंने चेज भी करवाए हैं, एक मरतबा आउट भी किया उन्होंने। लेकिन कलंदर्स की अगर आप देखते हैं तो मजमूई तौर पर अगर वो बेहतर क्रिकेट की तरफ जाते हैं, गैर जरूरी तजुर्बात से गुरेज करते हैं, परहेज करते हैं, तो उनकी बॉलिंग और बैटिंग में दोनों जगह पर आपको इस पूरी PSL में उस जैसी जो एक बैलेंस टीम है कह सकते हैं ना, मुतवाज़न टीम किसी के पास नहीं है। अच्छा, जैसे इमरान, आज का भी जो मार्का है वो बड़ा दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स के दरमियान होने जा रहा है, इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स। और बहुत सारे लोग ये प्रोडिक्ट भी करें, दो के क्रिकेट में या T20 फॉर्मेट में प्रोडिक्शन तो नहीं चलती हैं, कुछ भी हो सकता है, कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का फाइनल हो सकता है। तो आज का मैच इतनी स्ट्रॉन्ग टीम्स के दरमियान होने वाला है, तो आपको इनमें से ज्यादा तगड़ी टीम कौन सी लग रही है? नबिया, देखिए, मेरा ये ख्याल है कि जब आप मवाजना करते हैं दोनों टीमों का तो आपको ज्यादा झुकाव नजर आता है लाहौर कलंदर्स की तरफ। जब आप एक खिलाड़ी का दूसरे खिलाड़ी से या दोनों शोबों का, बिलखुसूस दोनों का, बॉलिंग और बैटिंग का मवाजना करते हैं तो कलंदर्स के पास ऑप्शंस ज्यादा हैं, बिलखुसूस बॉलिंग में। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग में भी खामी है, कमजोरियां मौजूद हैं। और क्वेटा ने जो मैच उनके खिलाफ खेला था, जब उमर अकमल ने चार्ज करना शुरू किया तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास कि वो बच कैसे सकते हैं। ऐसा ही चार्ज अगर कलंदर्स के खिलाफ होता है ना तो उनके पास ऑप्शंस हैं,
वो डेविड विजा की सूरत में, वो राशिद खान की सूरत में, वो जमान हारिस शाहीन की सूरत में, वो सिकंदर की सूरत में, कि ऐसे खिलाड़ी जो अपना आप बनवा चुके हैं, वो रन तो इनको भी हो सकते हैं, लेकिन आपके पास एक सोच जरूर आती है कि क्या ये खिलाड़ी भी इतनी बेदर्दी से इनको पीटा जा सकता है, और क्या अगर पिटाई शुरू हुई है तो कम बैक कर सकते हैं। तो इनमें ही वो सलाहियत मौजूद नजर आती है कि जो कम बैक कर सकते हैं। जब आप दूसरी तरफ बैटिंग की तरफ आते हैं तो वहां पर भी इनको ये गो के इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग भी खासी नीचे तक जाती है। फहीम अशरफ बड़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, इस वाले सीजन में उनके बैट से रन्स भी निकले हैं, मुश्किल वक्त में निकले हैं, उन्होंने अपनी टीम के लिए मैचेस भी जीते हैं। लेकिन फिर भी जब आप देखते हैं दूसरी तरफ तो कलंदर्स के पास ज्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं, ज्यादा गहराई मौजूद है। मतलब 7वें 8वें नंबर पर भी अगर राशिद खान आते हैं तो राशिद खान बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं बिल्कुल। लेकिन इमरान, आपको ये लगता है कि कलंदर्स का जो एक ड्रॉबैक है वो ये है कि जब वो चेस करने जाते हैं तब उनको फतह नहीं मिल रही? देखें, चेस करने में भी एक उसको कह सकते हैं कि अगर उनको स्टार्ट ऊपर से अच्छा मिल जाता है तो वो ज्यादा बेहतर उसको फिनिश कर सकते हैं। लेकिन ये भी बिल्कुल 100% नहीं है कि अगर आपने चेस करने के लिए जाएंगे तो आप जीत नहीं सकते हैं। चेस करने वाली भी उनके पास सलाहियत जरूर मौजूद है, ऐसे बल्लेबाज जरूर मौजूद है ना। आप देखें फखर जमान उनके पास हैं, अब्दुल्ला शफीक खेलने के लिए आते हैं, बड़ी शानदार बल्लेबाजी करते हैं। फिर आपके पास डेविड वीजे हैं, फिर आपके पास सिकंदर रजा हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बैट से, बैटिंग। शाहीन को मेरा ये ख्याल है, मतलब सैम बिलिंग्स को देख लें, हुसैन तलत को देख लें, तो उनके पास अच्छे बल्लेबाज जरूर मौजूद है। मेरा ये ख्याल है कि शाहीन आफरीदी को अपने नंबर पर बैटिंग करनी चाहिए जहां पर उनका नंबर है। बिला वजह से या गैर जरूरी तौर पर जो टीम का बैटिंग ऑर्डर है उसको अगर छेड़छाड़ कप्तान खुद कर देंगे तो वो एक आपका अच्छा भला बना बनाया जो एक सेटअप होता है वो उससे मुतासिर होता है कि चीजें आपकी बिल्कुल ठीक अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। अगर पिछले मैच की बात करें, गो के उन्होंने उसमें निस सेंचुरी स्कोर की, लेकिन आप ये देखें कि मैच पर उसने क्या असर डाला, नंबर 1। नंबर 2, उनसे बेहतर बल्लेबाज मौजूद हैं जो कि पवेलियन डगआउट में बैठे हुए हैं, पवेलियन में बैठे हुए हैं, जहां पर सिकंदर रजा मौजूद है, डेविड वीजा मौजूद है, तो और राशिद खान मौजूद हैं। तो और ये ऐसे खिलाड़ी हैं कि जो कि आपको चारों तरफ शॉट्स खेलने में महारत रखते हैं। फिर उसके साथ साथ ये मुख्तलिफ वक्तों में अपनी सलाहियत को साबित कर चुके हैं। और सिकंदर रजा ने उससे पहले मैच में 70 से ज्यादा रन की इनिंग्स खेली, 250 250 के मेरा ख्याल स्ट्राइक रेट से। तो जब इस किस्म के बल्लेबाज आपके पास बैठे हों तो आप 9वें नंबर से ऊपर 6ठे पर अपने आप को ले आए तो ये टीम के लिए अच्छा नहीं। अच्छा इमरान, हमें बहुत सारा टैलेंट देखने को भी मिला। बहुत शुक्रिया इमरान, हमारे साथ मौजूद थे और हमें वाइंड अप करना पड़ा। लिए चलते हैं इस्लामाबाद, गुफ्तगू कर रहे हैं जी। Can be best put in real practice. I urge you all to work diligently to enhance revenues, prioritize expenditures and improve public service delivery and productivity. During the course of today's proceedings, please share your thoughts, suggestions, proposals as to how best we can chart our way forward towards economic stability on a fast track. Ladies and gentlemen, I would like to once again extend my gratitude to our international development partners, which include obviously World Bank and the Asian Development Bank, whose nominees are here to represent their institutions. Their support has been instrumental in infrastructure and social sector development in this country and in bringing about necessary economic and structural reforms in Pakistan. I have been dealing with, for example, the Corporate Law Authority conversion to an autonomous body as Security Exchange Corporation of Pakistan. I dealt with them in 90s when I remember 1st of January 1999 from an extended arm of Ministry of Finance, it became an autonomous body in the country. So many structural reforms I can cite here which have been done with the support and program support of these institutions. So you know, we as country we owe great thanks and we acknowledge their contribution in this domain. They have always been doing the hand-holding at the time of calamities and disasters. The latest example being last year floods. They came swiftly
forward, and I think we all appreciate their contribution and their hand-holding, which they did very timely. They are our time-tested development partners, as I said, and I would especially like to mention that they provided the government the fiscal space to deal with the COVID pandemic as well. So, envisaging the upcoming budgets to be responsive to gender needs, and I'm sure I see a good representation here, we would be gender needs and climate sensitive, and will make sure that needful is being done so that both genders are properly taken care of in this process. We will ensure that such measures are both effective and inclusive. Ladies and gentlemen, under the able guidance and leadership of Prime Minister Mohammad Shahbaz Sharif, and with the support of our coalition partners, we are striving hard to revive the economy. Frankly speaking, before I took over the office from a distance, I didn't know how deep quagmire we as a country are in. Alhamdulillah, I have dealt with 98, 99, the worst economic sanctions on Pakistan, post-detonation. I have dealt with 2013-14 era, when, without knowing which political party will win the elections, it was predicted February 2013 that no matter which political party will win the election, they will have to declare default within 6 to 7 months. Why? Because Pakistan had already been declared macroeconomic unstable country. No surprise. Everybody knows your liabilities. Everybody knew that you have about 6. वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का सेमिनार से खिताब आपने मुलाहिज़ा फरमाया, और इसहाक़ डार ये कह रहे हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा और जल्दी IMF से मुआहदा भी हो जाएगा। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।